हेलो एवरीवन। सो स्टार्ट करते हैं सोम का पार्ट 4। क्वेश्चन नंबर 51 है कि अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है और उसमें कोई सेंट्रल लोडिंग लग रही है तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा वो कहाँ पे होगा। तो हम ये पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि इस तरीके से कोई सेंट्रल लोडिंग लग रही है तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट सेंटर पे ही होता है और उसकी वैल्यू होती है WL/4। और ये जो BMD बनता है इसका वो कुछ इस टाइप से बनता है। R A से W तक जाते जाते इंक्रीज होता है बेंडिंग मोमेंट और फिर डिक्रीज होते होते B पे वापस से 0 हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट विल बी मैक्सिमम एट द सेंटर। ओके, नेक्स्ट। और सिंपली सपोर्टेड बीम है तो सपोर्ट्स पे बेंडिंग मोमेंट हमेशा 0 ही होगा। सो लिस्ट होगा वो सपोर्ट्स पे होगा। तो ये जो बी वाला स्टेटमेंट है ये भी सही है। सपोर्ट्स पे लिस्ट होगा, मैक्सिमम एट द सेंटर होगा। नेक्स्ट है कि एक कैंटिलीवर बीम है, UDL लग रहा है उसमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा वो कहाँ पे होगा। यहाँ पे मैंने एक सेक्शन बनाया है, फ्री एंड है, उससे x डिस्टेंस पे एक सेक्शन लिया हमने वर्टिकल x दिस। इसके लिए हम बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन लिखेंगे। अब हम इसके में लेफ्ट हैंड साइड से भी लिख सकते हैं, इधर राइट हैंड साइड से भी लिख सकते हैं, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड से लिखेंगे तो एक तो फिक्स बेंडिंग मोमेंट आएगा, वर्टिकल रिएक्शन भी आएगा, उसके अलावा UDL के कारण भी मोमेंट आएगा। और अगर राइट हैंड साइड से लिख रहे हैं तो सिर्फ UDL ही आ रहा है तो राइट हैंड साइड से इजी पड़ेगा क्योंकि एक ही वेरिएबल है वहां पे और रिएक्शंस वगैरह कैलकुलेट भी नहीं करनी पड़ेंगी। तो एक्स एक्सिस पे बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन लिखें तो पहले तो लोड W इंटू एक्स, ये तो हो गया लोड जो लग रहा है, इंटू डिस्टेंस लेंगे इसके सेंटर की तो मल्टीप्लाई करेंगे x/2। तो WL(x²/2) हो गया फंक्शन बेंडिंग मोमेंट का, जो कि इधर जाते 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 यहाँ तक सेम रहेगा। जस्ट इस पॉइंट पे पहुंचने पे तक ये जो है सेम रहेगा क्योंकि इसमें कोई और लोडिंग नहीं आ रही है। अगर कोई और लोडिंग आ रही होती इसके अलावा या कोई रिएक्शन आ रहा होता तो ये इक्वेशन चेंज होती। तो ये चेंज होगी नहीं। x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? L। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होगा? WL²/2। तो W इसका आ जाएगा आंसर WL²/2 ऑप्शन E। नेक्स्ट में फिर से एक सिंपली सपोर्टेड का केस है। नेक्स्ट है, ये हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं कि सिंपली सपोर्टेड बीम है और उस पर UDL लग रहा है। तो इस केस में कितना होता है बेंडिंग मोमेंट? ये होता है WL²/8। ये याद भी रखना है आपने। तो ये हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन B, यहाँ लगा देना है स्क्वायर। नेक्स्ट में पूछा है कि बेंडिंग मोमेंट किसी सेक्शन पे मैक्सिमम है तो शियर फोर्स वहाँ पे। तो इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लिया है। जैसे कि सिंपली सपोर्टेड बीम है और उसमें सेंट्रल लोडिंग लग रही है तो उसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ये आएगा, ये उसका BMD होगा और यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम है। और अगर इसका शियर फोर्स डायग्राम प्लॉट करें तो यहाँ से लेके यहाँ तक शियर फोर्स होगा W/2, जो कि होगा पॉजिटिव, क्योंकि अगर ये वाला सेक्शन ले रहे हैं तो ये जो RA है ये इसको क्लॉकवाइज रोटेशन देगा तो इसको पॉजिटिव लेंगे। लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते जब सेक्शन यहाँ आ जाएगा तो इसके कारण तो लोड ये तो है W/2 जो कि पॉजिटिव है, लेकिन ये वाला W है ये नेगेटिव है क्योंकि इस सेक्शन के अबाउट ये इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन देगा। सो ये W/2 माइनस W, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू होगी -W/2। तो जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम है उस सेक्शन पे शियर फोर्स अपना साइन चेंज करता है या कभी कभी ये स्पेशल केसेस में 0 भी हो सकता है। तो मैक्सिमम मिनिमम ये सब गलत हो जाएंगे। आंसर हो जाएगा कि चेंजेस साइन। ओके, नेक्स्ट है 75। तो ये फर्स्ट लेक्चर वीडियो में मैंने फॉर्मूला बताया था कि बेंडिंग स्ट्रेस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस और बेंडिंग मोमेंट के बीच में ये रिलेशन होता है। यहाँ पे यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ की बीम का मतलब है कि F होगा वो थ्रू आउट सेम होगा। जैसे जैसे बीम में हम लेंथ के अलोंग मूव करेंगे तो हर एक सेक्शन पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू, बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू सेम होगी। M है वो वेरी कर सकता है, हमने भी देखा BMD
सेंटर पे पॉइंट लोड लग रहा है तो वो लीनियरली चेंज हो रहा है। अगर यूडीएल लग रहा होता सिंपली सपोर्टेड बीम पे तो वो पैराबोलिक इक्वेशन होती। तो एम होगा वो वेरी करेगा लेंथ के साथ में, लेकिन हमने उसकी डायमेंशंस को इस तरीके से एडजस्ट करना है कि एफ की वैल्यू हर एक सेक्शन पे सेम रहे। समझ रही हो आप इसका मतलब कि ये अगर बीम है और इसका बीएमडी हम प्लॉट करें तो ये डायग्राम बना था बीएमडी का। अगर सेंट्रली लोडेड है, कंसंट्रेटेड लोड आ रहा है सेंटर पे, तो ये डायग्राम था बीएमडी का। तो बेंडिंग मोमेंट हर एक सेक्शन पे सेम नहीं है, सेंटर पे सबसे ज्यादा है, एजेस पे कम है। तो अपना मटेरियल वेस्ट ना हो, अगर हमने सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया थ्रू आउट लेंथ रखा है, यहाँ से लेके यहाँ तक सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया रखा है, तो यहाँ पे तो वो यूज रिक्वायर्ड है क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्योंकि यहाँ बेंडिंग मोमेंट ज्यादा है। लेकिन एजेस के आसपास तो बेंडिंग मोमेंट कितना कम हो गया, यहाँ इतना ही है, यहाँ इतना ही है। तो अगर थ्रू आउट हम सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया रखते हैं तो वो वेस्टेज ऑफ मटेरियल है। तो हम कुछ बीम को इस तरीके से डिजाइन कर लेते हैं कि उसकी जो बेंडिंग स्ट्रेंथ है उससे ज़्यादा कहीं पे भी स्ट्रेस ना जाए। तो इसके लिए हम धीरे धीरे इधर किए और इधर की तरफ जैसे जो जो जाते हैं उसके क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन चेंज कर देते हैं। इसमें मोस्टली ऐसे किया जाता है कि या तो बी को सेम रखते हैं, डी को वेरी कर देते हैं, या डी को सेम रखते हुए बी को वेरी किया जा सकता है। अब यहाँ पे इस फॉर्मूले में अगर मैं लिखूं तो एफ तो सेम है, एफ सेम है, और यहाँ पे बोल रहा है कि डेप्थ भी कांस्टेंट है। डेप्थ यहाँ पे आएगा, अगर रेक्टेंगुलर सेक्शन है, ये अगर डी है, ये वाली डायमेंशन बी है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा 1/12 BD क्यू इज इक्वल टू एफ अपॉन वाई। सो वाई हो जाएगा d/2, वाई है न्यूट्रल एक्सिस यहाँ बीच में होगा, तो इसकी मैक्सिमम डिस्टेंस ये जो होगी ये d/2 होगी, तो वाई की जगह हम लिख सकते हैं d/2। तो ये एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से आएगा, f इज इक्वल टू m अपॉन 1/6 BD, 6 है यहाँ पे सॉरी, BD स्क्वायर। अब जब D सेम है, D सेम है, F भी सेम है, तो बचा क्या, M और M वेरिएबल है और B वेरिएबल है, तो M जो होगा वो B के प्रोपोर्शनल होगा। द विड्थ का ही पूछा है तो ये बेंडिंग मोमेंट के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ऑप्शन ए के। ये कंसेप्ट समझना जरूरी है कि क्यों करते हैं ऐसा, कि अपना मटेरियल वेस्ट ना हो। ओके, नेक्स्ट इसी टॉपिक से क्वेश्चन है कि बीम को हम यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ की बीम कब बोलेंगे। तो यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ की बीम तब बोलेंगे जब ये सेम हो, ये जो मैक्सिमम स्ट्रेस आ रहा है ये इस सेक्शन पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, थ्रू आउट द लेंथ होगा वो सेम होगा। तो ऑप्शन ए में बोल रहे बीएम सेम है, बेंडिंग मोमेंट सेम तो नहीं है, शीयर स्ट्रेस की भी हमने बात नहीं की, डिफ्लेक्शन की भी बात नहीं की, ऑप्शन हो गया, आंसर हो गया ऑप्शन डी। तो इजी सी चीज है, कंसेप्चुअल है, कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, एक बार समझ के कर लिया तो फिर कभी गलती नहीं होगी इस टाइप के क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में पूछा है कि कोई कंटिन्यूअस बेंडिंग मोमेंट कर्व है, उसमें वो पॉइंट जहाँ पे ये कर्व साइन चेंज करता है उसको क्या बोलते हैं। बेंडिंग मोमेंट कर्व जहाँ पे साइन चेंज करता है उस पॉइंट को बोला जाता है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। दूसरा होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है कि जैसे ये कोई बीम है, इस पे लोडिंग लग रही है, इसके कारण ये डिफ्लेक्ट होगी, तो इसकी जो डिफ्लेक्टेड शेप है इस तरीके से होगी। तो यहाँ पे एक इक्वेशन होती है, जैसे कि कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है और उसमें यूडीएल लग रहा है, तो वो कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्ट होगी, सपोर्ट्स पे डिफ्लेक्शन 0 होगा और यहाँ पे बीच में मैक्सिमम होगा। यहाँ पे ये जिस अमाउंट से ये जो डिफ्लेक्शन हो रहा है इसको हम बोलते हैं वाई, कि यहाँ पे था ओरिजिनल पोजीशन और अब डिफ्लेक्शन के बाद ये यहाँ पहुँच गया है, तो इस डिस्टेंस को बोलते हैं वाई। ये जो डिफ्लेक्टेड शेप बन रहा है इसका अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो उसको हम बोलते हैं dy/dx, और अगर हम dy/dx को ही डिफ्रेंशिएट कर दें तो आएगा dy/dx²
जिसको हम बोलते हैं कर्वेचर ऑफ डिफ्लेक्टेड शेप। और ये कर्वेचर जो होता है, ये जहां पे साइन चेंज करता है उसको बोला जाता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इसको बोला जाता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। लेकिन इन दो m और d2y/dx² में ये ऐसा कुछ रिलेशन होता है कि d2y/dx² जो कि है डिफ्लेक्टेड शेप का कर्वेचर, वो इक्वल होता है m/ei के। तो m है मोमेंट, तो जब बाकी सारी चीजें तो कांस्टेंट है, m वेरिएबल है, तो जहां पे m साइन चेंज करेगा वहीं पे ये कर्वेचर भी साइन चेंज करेगा। तो बोलने में अलग अलग है लेकिन ये सेम ही पॉइंट पे लाई करेंगे। तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर भी सही है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी सही है, और आंसर भी गिवन है ऑल ऑफ द अबव। तो ये ऑल ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा। अगर ऑल ऑफ द अबव नहीं होता, कुछ और दिया होता यहाँ पे, तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर आंसर होता है, क्योंकि ये मोस्ट एक्यूरेट है। लेकिन ए भी गलत नहीं है, क्योंकि सेम ही पॉइंट है, ये दोनों सेम ही पॉइंट हो गए। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी वही पॉइंट है, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर भी बीम पे वही पॉइंट होगा, उसी लोकेशन पे। ये वर्चुअल हिंज कुछ क्लियर नहीं है उतना, लेकिन अगर ये दोनों चीजें आपको पता है तो आपको पता है आंसर ये होगा। ओके, सो नेक्स्ट है कि कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है, एल उसकी लेंथ है, ट्रायंगुलर लोडिंग है, लोडिंग चेंज हो रही है, एक एंड पे 0 है, दूसरे एंड पे मैक्सिमम है, जो हमने पहले भी किया था एक ऐसा क्वेश्चन। तो हमें इसका निकालना है बेंडिंग मोमेंट। थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, बट इजी है। तो ये ट्रायंगुलर लोडिंग का है। काफ़ी सारे स्टूडेंट के मन में इस टाइप के क्वेश्चन का ऐसा डर होता है कि देख के छोड़ देते हैं। कुछ भी नहीं करना है। अगर आप सिंपली सपोर्टेड बीम का कर सकते हो, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का क्वेश्चन कर सकते हो, तो आप इसका भी कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ें होती हैं जो अलग होती हैं इस वाले में। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसमें रिएक्शंस। यहाँ का रिएक्शन ए लिख देते हैं, यहाँ का रिएक्शन बी लिख देते हैं, और बी के अबाउट बेंडिंग मोमेंट 0 कर देते हैं। इससे अब हमारे पास आर ए आ जाएगा। तो आर ए इंटू एल, जो कि ये डिस्टेंस है टोटल, माइनस इस डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के कारण जो आ रहा है। अब डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के कारण निकालने के लिए क्या होगा, यहाँ पे लोडिंग है W, यहाँ पे लोडिंग है 0, तो हम क्या लें। यूडीएल में तो सेम होता था, थ्रू आउट यूनिफॉर्म होता था, तो हम W ले लेते थे। इसमें बस थोड़ा सा ही डिफरेंस आता है कि यहाँ 0 है, यहाँ W है, तो हम क्या लें, तो हम एवरेज वैल्यू ले लेते हैं। हम 0 भी नहीं लेंगे, हम W भी नहीं लेंगे, हम एवरेज होगा इन दोनों का वो ले लेंगे। तो इनका एवरेज हो गया W/2। ये तो होगी लोड की इंटेंसिटी, जो कि सिंपली सपोर्ट जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड में होता था, वो होता था वहाँ पे W। तो ये तो आई लोड की इंटेंसिटी। लोड निकालने के लिए इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे डिस्टेंस से। कितनी लोडिंग पे, कितने डिस्टेंस पे लोडिंग लग रही है, एल से मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल। इसके बाद अब ये बन रहा है ट्रायंगुलर। तो जब हमारे पास यूडीएल का केस था, यूडीएल का केस था, तो उस केस में ऐसे बन रहा था डायग्राम कुछ। तो इस तरीके से रेक्टेंगुलर आ रहा था लोडिंग डायग्राम वहां पे। तो इसलिए हम इसका सेंट्रोइड होता है सेंटर में, इसका सेंट्रोइड होगा मिड पॉइंट पे, तो हम मिड पॉइंट की डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देते थे। लेकिन यहाँ पे जो आ रहा है वो आ रहा है ट्रायंगुलर, तो ट्रायंगुलर के सेंट्रोइड की डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे। और ट्रायंगुलर के सेंट्रोइड की इधर की साइड से डिस्टेंस होती है L/3, और अगर इस वाले साइड से अगर हमें कहीं निकालनी पड़े तो वहाँ पे होती है 12/3। जहाँ पे बड़ी ऑर्डिनेट है उसके ज़्यादा क्लोज होगा। अगर ये मिड पॉइंट है तो इधर लोडिंग ज़्यादा है, तो ये सेंट्रोइड इधर की तरफ ट्रांसफर होगा। तो ये आ जाएगा यहाँ से L/3 डिस्टेंस पे सेंट्रोइड। तो L/3 से यहाँ पे हमने कर दिया मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, और यहाँ से आर ए की वैल्यू निकाल लेंगे, जो कि हो जाएगी WL²/6। अगर ये निकालना आ गया आपको, तो आप मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, किसी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स कुछ भी निकाल सकते हो ट्रायंगुलर लोडिंग के लिए। तो आर ए की वैल्यू हो गई, सॉरी L की पावर 1 ही बचेगा, यहाँ 1 है, तो आर ए हो जाएगा WL/6। अब इसकी वैल्यू आ गई WL/6। जहाँ कहीं पे भी
यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होता है वहाँ पे 0 होगी शियर फोर्स की वैल्यू उस पॉइंट पे जिस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम है। इस टाइप की लोडिंग होगी अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो जिस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम है उस पॉइंट पे शियर फोर्स 0 होगा। तो हम इसी कंडीशन को यूज करेंगे और हम वो पॉइंट निकाल लेंगे जहाँ पे शियर फोर्स 0 है। शियर फोर्स की इक्वेशन लिखना काफी आसान है। तो शियर फोर्स की यहाँ पे हमने लिया है ये x डिस्टेंस पे एक सेक्शन x डेश, जिस पे हम बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन लिखेंगे और इस इक्वेशन को 0 के इक्वल पुट कर देंगे, क्योंकि जहाँ पे शियर फोर्स 0 हो रहा है वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा और इससे हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो शियर फोर्स होगा x एक्सिस पे WL/6 माइनस ये जो वेरिंग लोड है, जो डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है उसके कारण जो आ रहा है। अब डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का हमें इतने का ही निकालना है, सिर्फ x वाले का ही निकालना है, तो हमें ये ऑर्डिनेट चाहिए होगी और ये ऑर्डिनेट हो जाएगी, ये पहले भी मैंने किया है एक वीडियो में, कि ये ऑर्डिनेट इक्वल हो जाएगी W/L इंटू एक्स। आप ट्राइंगुलर ये बाहर वाला ट्राइंगल और ये अंदर वाला ट्राइंगल, ये ट्राइंगल लेके भी आप निकाल सकते हो और या फिर ऐसे भी निकाल सकते हो कि L लेंथ में यूनिटरी मेथड से भी निकाल सकते हो। अगर L लेंथ में W हो रही है, इसकी वैल्यू 1 में होगी W/L और x डिस्टेंस पे इसकी वैल्यू होगी W/L इंटू एक्स। ये हमारे पास ये ऑर्डिनेट आ गई। अब तो सिंपल है, अब हमें लिखना शियर फोर्स। शियर फोर्स के लिए हमें ये वाला फोर्स निकालना है। अब लोडिंग यहाँ पे इतना है, यहाँ पे लोडिंग 0 है, हम इन दोनों का एवरेज ले लेंगे इंटेंसिटी के लिए इंटू x/2। यह होगी लोडिंग की इंटेंसिटी। इस इंटेंसिटी को अब हमें मल्टीप्लाई करना है डिस्टेंस x से, तो ये लोड आएगा टोटल। अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा WL/6 माइनस WL²/2 इंटू L इज इक्वल टू 0 और x की वैल्यू निकालोगे यहाँ से तो आ जाएगी L/√3। इससे हमें एक पता चल गया कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हमें जो निकालना है वो L/√3 की लोकेशन पे निकालना है, उस पोजीशन पे निकालना है जहाँ पे x की वैल्यू L/√3 है। तो अब x आ गया, अब हमें बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन लिखनी है इस पॉइंट पे। तो बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन हम पहले x के फॉर्म में ही लिख लेते हैं, उसके बाद हम x की वैल्यू L/√3 पुट कर देंगे, क्योंकि हमें पता है L/√3 पे शियर फोर्स 0 है, तो वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा। तो ये हो जाएगा WL/6, ये रिएक्शन है यहाँ पे, और इस रिएक्शन की डिस्टेंस होगी यहाँ से माइनस UDL के कारण लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे लोड इंटेंसिटी की वैल्यू, जो कि होगी यहाँ पे जो है उसका हाफ इंटू एक्स। ये है ये वाली इंटेंसिटी और यहाँ पे है 0, तो एवरेज करेंगे दोनों का तो आ जाएगा इसका हाफ। ये आई है लोड की इंटेंसिटी, जो कि UDL में होती थी W, इंटू डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे, डिस्टेंस है x, तो ये टोटल आ गया हमारे पास टोटल लोड। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे सेंट्रोइड की डिस्टेंस से। लोडिंग डायग्राम का जो सेंट्रोइड बन रहा है उसकी डिस्टेंस इस सेक्शन x डे से कितनी है, तो ये डिस्टेंस टोटल थी x, तो लोडिंग डायग्राम की यहाँ से डिस्टेंस होगी x/3, तो यहाँ पे x/3 रख दिया। इसको सोल्व करेंगे WL/6 इंटू एक्स इज इक्वल टू W6L इंटू x³ x की वैल्यू रखेंगे WL²/6 इंटू एक्स माइनस W/6L, x की वैल्यू रख देंगे L/√3, इसका क्यूब है। इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा WL²
9√3। ओके, सो इसको सॉल्व करेंगे तो 6 बाहर कॉमन आ जाएगा, अंदर आ जाएगा 3√3, 1 माइनस 1/3√3 का करेंगे तो 2/√3 आएगा, और इस तरीके से इसको सॉल्व करके ये आ जाएगा। ये वैल्यू है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की। आई होप आपको ट्रायंगुलर लोडिंग के सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। दो चीज़ों का ध्यान रखना, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। सेंट्रोइड की डिस्टेंस निकालते टाइम ध्यान रखना है, क्योंकि ट्रायंगुलर लोडिंग है तो डिस्टेंस L/3 होगी। मैक्सिमम लोडिंग ऑर्डिनेट जहाँ पे है इस वाले पॉइंट से। दूसरा, लोडिंग इंटेंसिटी हमें निकालनी पड़ेगी, क्योंकि लोडिंग इंटेंसिटी वेरी कर रही है। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे शायद स्क्वायर नहीं लगा हुआ है या फिर क्यूब लगाया हुआ है, कुछ है यहाँ पे स्क्वायर आएगा, आप अपनी बुक में करेक्ट कर लीजिएगा। सो डी हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट है कि थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग है, उसमें कौन सा अजम्पशन है जो कि नहीं अप्लाई होता है। यंग मॉडुलस की वैल्यू सेम होती है टेंशन और कंप्रेशन में, क्योंकि हम सेम ई यूज करते हुए दोनों साइड की इक्वेशन लिखते हैं। ट्रांसवर्स सेक्शन होता है बीम का, वो प्लेन होता है और बाद में भी वो प्लेन ही रहता है। उसमें स्ट्रेन आता है, उसकी डायमेंशन चेंज होती हैं, लेकिन वो रहता प्लेन की फॉर्म में ही है। नेक्स्ट है कि मटेरियल है वो होमोजेनियस और आइसोट्रोपिक है, तो ये भी हमारा अजम्पशन होता है सिंपल बेंडिंग में। डी है कि रिजल्टेंट पुल और थ्रस्ट आएगा किसी भी ट्रांसवर्स सेक्शन पे, वो 0 होगा। तो सारे के सारे स्टेटमेंट ही, सारे के सारे अजम्पशंस ही सही है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ई। इस टाइप के क्वेश्चंस में काफी बार ऐसा होता है कि 2-3 स्टेटमेंट कॉमन से होते हैं, एक स्टेटमेंट थोड़ा अलग सा डाल देता है, लेकिन अगर आप श्योर हो पक्का कि बाकी 2-3 स्टेटमेंट सही हैं, तो ऑब्वियसली आंसर ऑल ऑफ द अबव ही होगा। तो कॉन्फिडेंटली आप ऐसा क्वेश्चन बिना डरे अटेम्प्ट कर सकते हो, अगर उन 2-3 स्टेटमेंट के बारे में आप श्योर हो तो। नेक्स्ट है कि बेंडिंग के केस में जो स्ट्रेन आएगा वो कैसा होगा। नेक्स्ट है एक सिंपल बीम का एग्जाम्पल है जिसमें कि यूडीएल लग रहा है। तो अगर इसमें यूडीएल लग रहा है तो इस लोडिंग के कारण इस बीम में आएगी होगी सैगिंग, और सैगिंग होकर डिफ्लेक्टेड शेप बनेगा, वो कुछ इस टाइप से बनेगा। अब इस टाइप से अगर बेंडिंग मोमेंट लग रहा है किसी पे, तो उस केस में क्या होगा, जो अंदर वाले पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के ज्यादा क्लोज आ जाएंगे। थोड़ा सा कॉमन सेंस वाली सी चीज है, आप अगर विजुअलाइज कर सको, कोई ऑब्जेक्ट है हम उसको रोटेट कर रहे हैं, अगर वो माना ही सर्किल के फॉर्म में रोटेट हो रही है, कोई बीम है उस पर बेंडिंग मोमेंट लग रहा है, उसके कारण वो रोटेट होके एक आर्क का पार्ट बन रही है, तो अंदर वाले पार्टिकल्स ज्यादा पास आएंगे और बाहर वाले पार्टिकल्स स्ट्रेस होंगे, ज्यादा दूर दूर चले जाएंगे। यहाँ टेंशन आएगा, अंदर की साइड में कंप्रेशन आएगा। अगर हम क्रॉस सेक्शन को प्लॉट करें, ये क्रॉस सेक्शन है, तो यहाँ पे पास आएंगे पार्टिकल, कंप्रेशन आएगा, यहाँ पे टेंशन आएगा। जो न्यूट्रल एक्सिस है उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, न्यूट्रल एक्सिस है वो अपनी पोजीशन पे ही रहेगा। और इसका अगर हम स्ट्रेन डायग्राम बनाएं तो वो कुछ इस तरीके से बनता है। ऊपर आ रहा है कंप्रेशन के कारण स्ट्रेन आ रहा है, नीचे आ रहा है टेंशन के कारण स्ट्रेन, और मैक्सिमम स्ट्रेन होगा आउटर सरफेस पे, क्योंकि आउटर सरफेस पे एफ भी मैक्सिमम है। बेंडिंग स्ट्रेस है वो आउटर सरफेस पे मैक्सिमम है, तो स्ट्रेन भी वहीं पे मैक्सिमम होगा। न्यूट्रल एक्सिस पे एफ 0 है और वहां पे कोई स्ट्रेन नहीं आएगा, तो यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस पे फाइबर्स डू नॉट गो अंडरगो स्ट्रेन। अगर सैगिंग का केस बन रहा है और इन वाले पार्टिकल्स को, इनर वालों को पूछा जाए तो कंप्रेशन आएगा, आउटर वाले के लिए पूछा जाए तो टेंसाइल स्ट्रेन आएगा यहाँ पे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट में आगे का पार्ट कवर करेंगे। अगर वीडियो में कुछ सजेशंस हो आपकी वीडियो के बारे में, तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू।